हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर उनको बोलते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नॉट रेशनल नंबर, इसका मतलब होता है इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि आपको इनमें से बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो जो रूट है ये आपका इरेशनल नंबर होता है क्योंकि रूट 9 की वैल्यू होती है 3, रूट 81 की होती है 9 और जो लास्ट में ये 1.35 बार है इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 8। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है HCF ऑफ 225 135 इज 45। दो नंबर दिए गए हैं 225 और 135, उनका HCF 45 है। आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दोनों नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई के बराबर। हमें एलसीएम निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई HCF। तो इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा उसको अगर HCF से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा जो कि 675 होगा। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ए ऑप्शन 675। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1 जो कि क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तो इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब होता है इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। जो वेरिएबल की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और ये इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको उसी को बोलते हैं जीरोज। यहाँ पे अपने पास जो पोलिनोमियल ये दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो बीच वाले नंबर के हमें फैक्टर करने हैं। तो बीच वाले के फैक्टर बनेंगे -2x माइनस 2x। यानी कि ये ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ बीच के बराबर आ जाए बीच वाले के और जो उसका प्रोडक्ट हो पहले और लास्ट वाले के बराबर हो। तो पहले वाले दोनों में से कॉमन आ गया अपने पास 2x लेंगे तो अब अंदर बचेगा 2x माइनस 1। बाद वाले में से -1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों में से जो है 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा अपने पास 2x, इधर बचेगा -1। दोनों की मल्टीप्लाई 0। दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 तब होती है जब उनमें से एक नंबर क्या हो 0। तो इसमें यदि आप पहली टर्म को 0 रखते हैं तो अपने पास x की वैल्यू आएगी 1/2। दूसरी को अगर 0 रखेंगे तो भी क्या आएगी x 1/2। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों जो टर्म है ये बिल्कुल सेम है। तो इसके जो जीरोज बनेंगे ये बनेंगे 1/2 जो कि अपने पास सी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 हो, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो यदि आप पहले वाले को देखेंगे तो जब इसके x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, इधर x और x की मल्टीप्लाई करेंगे आगे भी x² आएगा, दोनों कट जाएंगे। तो पहले वाली तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। दूसरे वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे 2x² ये आएगा अपने पास, नीचे देख सकते हैं 4x²। इधर सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² माइनस 4x प्लस 4। इधर लेके जाएंगे तो 4x² में से x² घटेगा तो 3x² प्लस 4x माइनस 5। इसमें अभी भी x² है तो इसका मतलब जो अपना राइट आंसर है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो अपने पास इक्वेशन है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं सी की, तो ये भी x³ है इधर। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक बनेगी। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। अपने पास जो डी वाला है इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इधर 4x² है, आगे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे भी 4x² आएगा। 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी अपने पास जो है क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं 2। इनका जब सॉल्यूशन करते हैं तो किस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो अपने पास x का कोएफिशिएंट इसको a1 बोलते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है पहले वाली इक्वेशन में। दूसरे वाली में x जिसको a2 बोलते हैं ये अपने पास 3 है। b1 की बात करें तो -2 है, b2 की बात करें तो -6 है। c1 अपने पास 3 है, c2 अपने पास जो है +9 है। तो यहाँ पे सभी मैंने जो है यहाँ पे बता दिया आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2। यानी कि जो पहली जो इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट c1 है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन की बात करें तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट है a2 है, y का कोएफिशिएंट अपना b2 है
और जो कॉन्स्टेंट है इसको C2 बोलते हैं। सभी वैल्यू यहाँ पे रख ली हमने। अब इसको देखिए, जब रेशियो निकालते हैं A1/A2 ये 1/3 आता है, B1/B2 ये भी 1/3 आता है, C1/C2 ये भी 1/3 आता है। यानी कि सभी का जो रेशियो है ये बराबर है। जो सभी का रेशियो बराबर होता है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अपने पास जो है AP दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको 10th टर्म निकालनी है। तो AP अपने पास 3, 7, 11 और 15। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ यहाँ पे जो A की वैल्यू है अपने पास 3 है, जो कॉमन डिफरेंस चाहिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो अपने पास कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। nth टर्म का फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। तो हमें 10th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा a + 9d। a 3 है, d अपने पास 4 है, 9 × 4 36, 36 और 3 को ऐड करेंगे 39। जो 10th टर्म आएगी 39 आएगी, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थर्ड टर्म जो है AP की ये अपने पास 4 है, 9th टर्म AP की -8। आपको इसकी 6th टर्म निकालनी है। तो 6th टर्म होगी अपने पास a + में 5d। इसके लिए हमें a और d दोनों चाहिए, तभी हम 6th टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो थर्ड टर्म दी गई है ये है अपने पास 4 है। तो थर्ड टर्म की जो इक्वेशन बनेगी बनेगी a + 2d = 4। नेक्स्ट अपने पास जो 9th टर्म है ये अपने पास -8 है, यानी कि a + 8d = -8। यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशनों के नाम रख लिए, इक्वेशन 1 और 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अपने पास इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन 2। यहाँ पे जो है अपने पास a और a दोनों को जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर लेंगे। तो जो इक्वेशन 2 है a + 8d = -8, इसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर लेंगे, a + 2d = 4। जब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8d में से 2d को माइनस किया 6d, और -8 और -4 होते हैं -12। तो यहाँ पे 6d अपने पास -12 है, तो d की वैल्यू आ गई -2। अब जो d की वैल्यू है इसको दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या इक्वेशन 2 में, कौन सी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली में रख लिया। रखेंगे तो a + 2 × d की वैल्यू -2 है, -4 आगे जाके प्लस की हो जाएगी, तो a की वैल्यू आएगी अपने पास 8। हमें निकालनी 6th टर्म। तो 6th टर्म जो है a6 ये अपने पास a + 5d, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे -10, और 8 और -10 होते हैं -2। तो अपने पास जो 6th टर्म आएगी ये आएगी -2, जो कि अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके अंदर से जो एक बीच में लाइन पास की गई है जो कि पैरेलल है इसके। तो आपको इस लाइन की जो है वैल्यू निकालनी है। तो इसमें याद रखना है आपको, जो साइडों का जो रेशियो होता है एक साइड का दूसरी साइडों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के बराबर ले लेंगे। तो 1.5/3 यानी कि 8d/db बराबर हो जाएगा AE/EC। 8d अपने पास 1.5 है, db 3 है, दोनों का रेशियो बराबर होगा 1/EC। तो यहाँ पे EC की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। कैसे आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5/3 = 1/EC। 1.5 से जब 3 को काटेंगे 2 पे कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC की मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, तो EC = 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे द रेशियो ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया का रेशियो है 4:9। आपको उनकी साइड का रेशियो बताना है। तो आपको यह याद रखना है एक चीज़, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, देन रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज। उनके एरियाज का यदि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उनकी साइड का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है स्क्वायर रूट ले लिया √4 और √9 का, तो ये आ गया 2:3। तो इनकी जो साइड का रेशियो होगा ये होगा अपने पास 2:3, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे अपने पास जो है पॉइंट दिए गए हैं 4 और 2 और -1 और -1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए जो x1 है अपने पास, पहले जो उसमें जो है 4 है। x2 की बात करें तो सेकंड यहाँ पे इसमें जो है b जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट x2 -1। y1 की बात करें तो अपने पास 2 और y2 की बात करें तो यहाँ पर -1। सभी जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। तो यहाँ पे x2 - x1 -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, -1 और -4 होते हैं -5 का स्क्वायर, -1 - 2 होते हैं -3 का स्क्वायर,
-5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जो अपने पास डिस्टेंस आएगी ये बी आ जाएगी, 25 और 9 का ऐड करेंगे तो √34। √34 को हम सोल्व कर नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा √34, जो कि कौन से ऑप्शन में अपने पास बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक है अपने पास 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट है 4 और -3, दूसरा 8 और 5। इनका रेशियो है 3:1। आपको जो बीच में जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। इस तरीके से जो है पहला पॉइंट है 4 और -3, दूसरा है यहाँ पर 8 और 5, जो तीसरा पॉइंट है इनको 3:1 में काट रहा है। तो आपको इसी के कोऑर्डिनेट बताने, इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया हमने x और y। पहले वाले को बोलते हैं x1 y1, दूसरे वाले को बोलते हैं x2 y2, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सभी मैंने आपको बता दिए हैं, समझा देता हूँ आपको। देखिए जो पहला है इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। नेक्स्ट वाले में 8x2 y2 5, और जो 3:1 है इसको बोलते हैं m1:m2। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। तो x जो होगा बराबर होगा m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 8 + 1 × 4 डिवाइड बाई 3 + 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 24 और 4 होते हैं 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7। इसी प्रकार y निकालना हमें, तो m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। तो यहाँ पे 3 × 5 15 आएगा, 1 × -3 आएगा, डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे आएगा 12 डिवाइड बाई 4 3। तो जो अपना बीच का जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 और 3। पहले x को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है 9 secant स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फार्मूला यूज करना है कि secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है। तो इन दोनों में से जो है 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा secant स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, तो 9 × 1 कितना आ गया 9। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? तो एक सर्कल की ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 ही टेंजेंट हो सकती हैं एक बार में केवल हम 2 ही टेंजेंट पैरेलल बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और पैरेलल टेंजेंट ड्रा करेंगे तो पैरेलल नहीं रहेगी, तिरछी हो जाएगी। अब ये जो ड्रा की है मैंने, तो इसके पैरेलल मैं ऐसे ड्रा करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सर्कल के अंदर 2 ही टेंजेंट जो है पैरेलल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी कि आपको जो है यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, इसमें यहाँ पे सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, इसी को बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे अपने पास जो एक एंगल दिया गया है, एंगल है थीटा। तो इसे की वैल्यू निकालनी, ये जो एरिया कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr²। ये एरिया होता है, सेक्टर का एरिया निकालना है फार्मूला। तो इसमें कौन सा अपना फार्मूला राइट हो जाएगा? तो बी वाला राइट है। बस इसने इस तरीके से लिख रखा है, कैसे? πr² थीटा अपॉन में 360। इसको पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टेंजेंट 2 टेंजेंट दे रखे हैं पी और पी बी, दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे काट रही हैं और विद सेंटर का नाम है ओ। दोनों एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें पी ओ ए निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टेंजेंट हैं ए पी और पी बी, दोनों एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कंप्लीट एंगल 80 डिग्री का है। ये बाहर लिख रखा है, वैसे आप समझ लीजिए ये अंदर वाला जो एंगल है इसको 80 बोलेंगे। आपको ये एंगल निकालना है पी ओ ए या ए ओ पी, यानी कि हमें जो है पी ओ ए एंगल निकालना है, ये एंगल। तो आपको याद रखना है जो टेंजेंट होती है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, यानी कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। पाइथागोरस थ्योरम तब यूज़ करते हैं जब साइड की वैल्यू निकालनी हो, साइड निकालनी हो, हमें एंगल निकालना है। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का एक एंगल 90 का, ये हमें निकालना है। तो पूरा एंगल 80 का है। तो याद रखना कि जहाँ पे टेंजेंट जो होती हैं जिस पॉइंट पे काटती है, अगर उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो जो 12 एंगल बनेगा टेंजेंट के बीच में वो आधा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40। हमें ये एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम हम 180 में से घटा देंगे, तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 और 40 का सम होगा 130। हमें ये एंगल निकालना है। तो इसके लिए हम 180 में से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो अपने पास जो तीसरा एंगल आएगा ये आएगा 50 डिग्री का।
बाकी इसको डिटेल में यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जो अपना PAOA है ये वाला एंगल ये अपना 40 आ गया। तीनों एंगल का जो जोड़ है ये ऊपर वाला इसका और तीनों का जोड़ ये 180 है। दो एंगल हमें पता है 90 और 40, हमें POA निकालना है तो 130 आगे जाके माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, एक जो है अपने पास स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्फीयर होता है उसका CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, TS से टोटल सरफेस एरिया एंड S से तीनों चीज़ बराबर होती हैं। किस केस में? स्फीयर के केस में। ये आपको याद रखना, स्फीयर जो होता है गोला होता है जिसको जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, ये सभी जो है स्फीयर है, ये इनका जो है CS से, TS से और S से तीनों चीज़ बराबर होती हैं। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछे या कर्व्ड सरफेस एरिया, तीनों चीज़ जो है एक ही बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो रेडियस अपने पास 2.1, तो फार्मूला होता है सरफेस एरिया निकालने का 4πr², 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2.1 सोल्व करेंगे तो ये 55.44 आ जाएगा, जो कि अपने पास बी ऑप्शन में है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 80.3 सेंटीमीटर, तो अपने पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, हमें शो करना है कि जो 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया इन दी फॉर्म ऑफ A/B, A/B फॉर्म में है, जहाँ पे A और B को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, यानी कि उनका HCF 1 होता है, जिसमें कोई भी वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। यहाँ पे जो B है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैंने 5 - √3 को A/B रख लिया। √3 को मैं इधर लेके आ गया तो प्लस की हो जाएगी, और जो A/B इधर जो प्लस का था वो अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 5 - A/B इज इक्वल टू √3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5B - A/B इज इक्वल टू √3। ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने इस तरीके से लिख रखा है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 5B - A/B ये क्या एक रेशनल नंबर है, बट हमें पता है जो √3 होता है ये इरेशनल नंबर होता है। तो हमने जो माना था वो हमारा गलत हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि हमने जो माना है वहाँ पे एक विरोधाभास हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास। एंड अजम्पशन ऑफ 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। जो हमने इसको रेशनल नंबर माना था वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 - √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है यदि जो इसके जीरोज हैं उनका सम 1/4 है और जो इनका प्रोडक्ट है ये -3 है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। देखिए जो फैक्टर होते हैं, जो जीरोज होते हैं, उनको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और उनका जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा का ये है -1। ये आपको याद रखना है, अल्फा बीटा बोलते हैं इनकी जीरोज को। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, यानी कि x² माइनस में जो प्रोडक्ट जो अपने पास जीरोज दिए गए हैं उनका प्लस, उसके साथ जो है वेरिएबल लगेगा x, और प्लस में लास्ट में जो अपने पास जीरोज दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² - अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 रख दिया हमने, -x, और लास्ट में है अल्फा बीटा, ये -1 हमने रख दिया। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा आपका 4x² - x -4। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको k की वैल्यू निकालनी है यदि जो लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, अगर इसके, यानी कि इन दोनों की जो लीनियर इक्वेशन दी गई इनके अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो इनफाइनाइट जब सॉल्यूशन होते हैं तो आपको याद रखना कि जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों चीज़ बराबर होंगी, तभी जो उसको इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन दी गई हैं, k - 1x प्लस k + 1y इज इक्वल टू 3k - 1, और दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। पहला आपका काम यही रहेगा कि जो ax प्लस by प्लस c ये फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, और आगे 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले इधर लेके आएंगे। सेम नीचे वाले में ही है जो अपना 7 है, सबसे पहला काम आपको रहेगा 7 को लेफ्ट साइड में लाना, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन बनेगी k - 1x प्लस k + 1y - 3
k-1, यानी कि दोनों जो इधर हैं इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट लगा लिया मैंने। सेम अगले वाले में है कि 7 को इधर लेके आएंगे माइनस के हो जाएगी, 2x प्लस में 3y माइनस 7। अब आपको याद रखना है a1 है यहाँ पे अपने पास k-1, a2 की बात करें तो ये है अपने पास यहाँ पे 2। इसी प्रकार अगर b1 की बात करें तो ये अपने पास y का कोफिशिएंट k+1, और b2 की बात करें तो ये अपना y का कोफिशिएंट 3। इसी प्रकार c1 की बात करें तो पहली इक्वेशन जो है अपने पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस के साथ लेनी है आपको, -3k-1। और c2 की बात करें तो सेकंड जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट ये जो अपने पास -7 है। अब नीचे देखिए अपने पास सब कुछ मैंने लिख दिया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब आपको पता होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे k-1/2 = k+1/3 = -3k-1 डिवाइड -7। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले दो ही को रख लेते हैं, पहले दो वाली जो टर्म है इनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों को यूज़ किया, यूज़ करेंगे, देखो इस प्रकार लिखेंगे इसको, k-1/2 = k+1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3 के साथ, 3 × k-1, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 × k+1। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3k-3, 2 से करेंगे 2k+2, 2k इधर आके माइनस का हो जाएगा और जो 3 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बचेगा अपने पास k = 5। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन 20 दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है ये क्या होता है, जो एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। एक पॉइंट है ए, इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और रेडियस दे रखी इसकी 3 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। अब आपको पता होगा जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं तीसरी साइड निकालने के लिए। तो आपको याद रखना है ये अपने पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपने पास 5 सेंटीमीटर है, इसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना हो। तो यहाँ पे देखिए AO 5 सेंटीमीटर अपने पास, BO 3 सेंटीमीटर, एंगल ABO 90 डिग्री है, यानी कि BO AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे ट्रायंगल ABO में। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज होगा वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास AO का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस में BO स्क्वायर। हमें जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें निकालना है AB की वैल्यू, और AB यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा है इसको, AB को मैंने हाइपोटेन्यूज मान रखा है, AB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो है अपने पास दिया हुआ है बेस का स्क्वायर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो AB का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। AB बराबर हो, AB का स्क्वायर अगर 16 है तो स्क्वायर आगे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यह आएगा √16। √16 की वैल्यू होती है +-4। अब जो लेंथ होती है उसको माइनस में नहीं लेते हैं, तो -4 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी अपने पास आएगी 4 सेंटीमीटर टेंजेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आपको k की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यदि इसके जो रूट है वो बराबर हैं, यानी कि अपने पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x² - kx + 9 = 0। अगर इसके रूट बराबर हैं, इक्वल है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। जो a होता है x² का कोएफिशिएंट होता है, जो b होता है x का कोएफिशिएंट होता है, जो c होता है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x² का कोएफिशिएंट है 1, तो a 1 है, x का कोएफिशिएंट है -k, ये b है, और जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं यहाँ पे c। सभी वैल्यू दे रखी हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d की वैल्यू ये होगी b² - 4ac = 0। ये इसलिए 0 होगी क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है वो बराबर है। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, -b का स्क्वायर -k का स्क्वायर -4 × 1 × 9 = 0। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे -36 आएगा, -36 आगे जाके प्लस का हो जाएगा। k² की वैल्यू अगर 36 है तो k की वैल्यू होगी 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट होता है +-6। यहाँ पे दोनों वैल्यू राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे एक कार्ड को हमें निकालना है।
वेल सफल का मतलब होता है अच्छे से बांटना। यहाँ पे 52 कार्ड हैं, इनमें से हमने कार्ड को निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आएगा वो रेड फेस कार्ड आएगा। अब रेड फेस कार्ड अब मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ये होते हैं आपके 12। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान से समझिए। टोटल कार्ड होते हैं 52, उनमें से देखिए चिड़ी के कार्ड होते हैं 13 होते हैं आपके हुक्म के, 13 होते हैं पान के और 13 होते हैं ईंट के। इन 13 कार्ड में से जो फेस कार्ड होते हैं 3 फेस कार्ड होते हैं, कौन से, जिसको हम बोलते हैं गोला बेगम बादशाह। गोले का मतलब होता है 11, बेगम का मतलब होता है 12 और बादशाह का मतलब होता है 13। जिसकी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो गोले को बोलते हैं जैक, और नेक्स्ट जो है बेगम को बोलते हैं क्वीन, और जो 12 है जिसको हम बोलते हैं बादशाह है वो होता है अपना किंग। इसी प्रकार इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें, जो चिड़ी होती है ब्लैक कलर की होती है। चिड़ी के बाद यदि हम हुक्म की बात करें, ये भी ब्लैक कलर की होती है। जो पान होती है ये आपकी रेड कलर की होती है, और जो आपका ईंट होती है भी रेड कलर की। तो आप देख सकते हैं टोटल 26 कार्ड रेड होते हैं, और उन 26 कार्ड में से 3 और 3 ये फेस कार्ड होते हैं रेड। तो आप ध्यान से समझेंगे तो टोटल जो है 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड तो 12 होते हैं, लेकिन उनमें से रेड 6 होते हैं और 6 होते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे हमें सोल्व करना है। टोटल फेस जो कार्ड हो गए अपने 52 हो गए, उनमें से रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड तो 12 होते हैं, लेकिन उनमें से 6 ब्लैक होते हैं, 6 रेड होते हैं। तो हमें रेड की जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो है अपने पास 6 रेड कार्ड हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी पी आएगी, ये आएगी अपने पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऊपर तो नंबर ऑफ फेस कार्ड यानी कि 6 हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल कार्ड। ऊपर तो आ जाएंगे फेवरेबल कार्ड, नीचे आएंगे टोटल पॉसिबल कार्ड्स। 2 से काट लेंगे, 3 पे कटेगा, ये 26 पे। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/26, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 3/26। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक फ्रैक्शन है कोई भी, ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, यदि इसके न्यूमरेटर में से हम 1 माइनस कर लें। और यही फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम 8 ऐड कर दें। तो फ्रैक्शन बताओ क्या है। तो हमें जब पता ही नहीं फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगी x/y बनेगी। पहली कंडीशन में न्यूमरेटर में से 1 को माइनस किया गया है, तो फ्रैक्शन हो गई 1/3। न्यूमरेटर में से किया गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर लेंगे। तो न्यूमरेटर अपने पास x है, तो x में से 1 माइनस करेंगे, x-1 अपॉन में y, ये हो जाएगी 1/3। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि x - y अपॉन y 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3x - 3, y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y को इधर ले आएंगे, 3 को आगे ले जाएंगे, तो 3x - y = 3। ये अपने पास पहली इक्वेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए ऊपर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है जब कब, अगर 8 को जो डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में हमें 8 क्या करना है, ऐड करना है। तो सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया, तो y + 8 = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की x से 4x, y + 8 की 1 से मल्टीप्लाई y + 8, y को इधर ले आते हैं, y इधर आगे माइनस का हो जाएगा, आगे बचेगा 8। तो सेकंड इक्वेशन आ गई अपने पास 4x - y = 8। तो अपने पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। मैं आपको ध्यान से एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए अपने पास जो पहली इक्वेशन है ये अपने पास है 3x - y = 3, दूसरी है अपने पास 4x - y = 8। इक्वेशन फर्स्ट को जो है दूसरी में से माइनस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इधर कोफिशिएंट बराबर है। तो यहाँ पे 4x - y = 8। सेकंड इक्वेशन को मैंने ऊपर रख लिया, फर्स्ट को मैंने इसके नीचे रख लिया, 3x - y = 3। जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो नीचे वाला 3x माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का y ये प्लस का हो जाएगा, जो 3 प्लस का ये माइनस का होगा। तो y से y कैंसिल, तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे x, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, तो x की जो वैल्यू ये 5 आ जाएगी जब सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू 5 है, इसको सही फर्स्ट इक्वेशन में रख लो चाहे सेकंड में रख लो। अगर यहाँ पे देखिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लेता हूँ, इसमें रखेंगे तो 3 × x यानी कि 5 - y = 3, तो 15 - y = 3 है, तो y की वैल्यू आ जाएगा अपने पास 12। तो फ्रैक्शन आ गई अपने पास x/y यानी कि 5/12। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे 24 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट की सबसे पहले नेचर निकालनी, कैसे रूट होंगे। इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन सोल्व, अगर इसके रूट रियल होते हैं तो सोल्व करना है। पहले आपको रूट पता होना चाहिए इसके रूट कैसे हैं।
रूट अगर पॉसिबल हैं, रूट निकल सकते हैं, रियल रूट हैं, तो इसको सोल्व कीजिए। किसको? 2x² माइनस 6x प्लस 3 को। पहले हम चेक कर लेते हैं इसके जो रूट है वो रियल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास a जो है यानी कि 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करते हैं किससे? ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो जो x² का कोफिशिएंट ये a है जो 2 है, जो x का कोफिशिएंट है ये है अपने पास -6 और जो कॉन्स्टेंट है ये अपने पास है 3। सारी चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हमें सोल्व करना है, सबसे पहले रियल रूट है या नहीं चेक करना है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये -b जो है b² माइनस 4ac, इसको सोल्व करेंगे तो b का स्क्वेयर माइनस है का स्क्वेयर -4 इंटू a 2 है, c अपने पास 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 36 में से 24 को घटाएंगे 12 जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके जो रूट है वो रियल है, इक्वल तो नहीं है बट रियल है। तो इसको नीचे देखिए, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके दोनों रियल रूट हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं यानी कि डिफरेंट हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का ये फार्मूला होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2a। ये जो होता है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का फार्मूला है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस का b माइनस इंटू -6 प्लस माइनस, अब b² माइनस 4ac हमने सोल्व किया था 12 है, 12 का स्क्वायर रूट रख लिया हमने। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, यहाँ पे सोल्व किया तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 आ गया, प्लस माइनस जो 12 होता है रूट 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3। क्यों लिख सकता हूँ कि जब 12 को अगर सोल्व करते हैं तो 12 को लिखता हूँ 4 × 3, 4 का मतलब होता है 2 12 आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 और नीचे अपने पास 2 × 2 4। अब ये जो है 2 से कट रहे हैं, 2 से अगर हम इसको ऊपर वाले में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3, नीचे बचेगा 4, 2 से इसको काटेंगे 4 को 2 से तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर बचेंगे 3 प्लस माइनस √3। अब प्लस माइनस √3 का मतलब होता है एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो इसका मतलब एक इसका रूट हो गया 3 प्लस √3/2, दूसरा हो गया 3 माइनस √3/2। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 7। ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं? तो पहले आपको पता होना चाहिए 7 से डिवाइड वाले नंबर होते कौन से हैं। तो देखिए 7 से डिवाइड होने वाले नंबर तो वैसे 7 भी है, 14 भी है, 21 भी, ये भी है, लेकिन ये नहीं लेने हमें। क्यों नहीं लेने? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि वो 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर होता है ये 105 होता है, फिर उससे 112, फिर 119, लास्ट जो उससे 3 डिजिट का नंबर होगा ये होगा आपका 994। तो ये सीरीज बन गई अपने पास। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है अपने पास 105 है, d की वैल्यू हमें निकालना कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 7 आ जाएगी, और जो लास्ट टर्म जिसको हम an बोलते हैं ये है 994। अब हमें सोल्व करना है टोटल कितने नंबर हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अपने पास a 105 है, n-1 d 7 है, और जो लास्ट टर्म है जिसको हम an बोलते हैं 994 है। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, 7 को 1 से करेंगे -7 और 994। नेक्स्ट थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, इस पर देखेंगे इधर बचेगा 7n, यानी कि एक बार मैं ऊपर दिखा देता हूँ, इधर बचेगा 7n का 7n, और जो 105 है उसमें से अगर 7 को घटाएंगे तो ये बचेगा 98 और आगे 994, 98 आगे जाके माइनस का हो जाएगा तो ये बचेगा 896, यानी कि 7n जो है 896 के बराबर है। 7 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, यानी कि टोटल 128 नंबर है जो 7 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और जो है वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जो जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 26 को 26 है, यहाँ पे एक लेडर दी गई, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी जो है ये 10 मीटर की है, एक दीवार के साथ अटैच है, और दीवार पे जो है एक विंडो लगी हुई है, खिड़की लगी है, यानी कि ऊपर यहाँ पे जो है एक विंडो है जिसकी जो है ग्राउंड से जो डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल 8 मीटर है। तो आपको बताना है कि जो सीढ़ी है ये जो दीवार से कितनी दूरी पे है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, और जो खिड़की है, खिड़की जो है नीचे ज़मीन से जो है 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है जो सीढ़ी की जो नीचे वाला हिस्सा है ये उस दीवार से कितना दूर है ये हमें बताना है। तो यहाँ आपको पता होगा यहाँ पे अपने पास हाइपोटेन्यूज 10 मीटर है,
परपेंडिकुलर अपने पास 8 मीटर है, हमें बेस की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे जो है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज़ कर लेंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज अपने पास है AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। हमें जो है BC की वैल्यू निकालनी है, BC को एक साइड रख लेंगे। तो BC का स्क्वायर यहाँ पे जो है अपने पास हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 36 होता है। BC स्क्वायर अगर 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 मीटर। यहाँ पे देखिए मीटर आएगा, मैं अगर ऊपर देख लेता हूँ मीटर में है सेंटीमीटर, मीटर में है ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो यहाँ पे जो 6 आया अपने पास ये भी किस में आएगा, मीटर में, गलती से सेंटीमीटर लिख दिया। तो अपने पास जो डिस्टेंस आएगी किसकी, लेडर के जो फुट है नीचे वाला हिस्सा है और उसकी जो दीवार का हिस्सा है उनके बीच की डिस्टेंस आएगी 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पे 27 है। यहाँ पे अपने P की वैल्यू निकालनी है। यदि जो पॉइंट है ABC तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, और जब भी तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होते हैं तो वहाँ पे जो एरिया होता है कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा अपने पास, 0। इसका यूज़ करना हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए सबसे पहले जो x1 है अपने पास 2 है, y1 3 है, x2 2 है, y2 p है, x3 जो है 6 है और y3 है जो है -3। सभी जो पॉइंट मैंने बता दिए। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल का जो एरिया निकलता है ये निकलता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे देखिए अब सोल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 2 इंटू पी प्लस 3, 2 इंटू -3 -3, 6 इंटू 3 माइनस पी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सोल्व करेंगे। 1/2 हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके 0 के साथ डिवाइड होगा। जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये 0 से साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो 0 आएगी। 2 की p से मल्टीप्लाई 2p, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 की -3 और -6 होते हैं -3 और -3 होते हैं -6, -3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 6 की 3 से मल्टीप्लाई 18, 6 की -p से -6p। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा और। 2p और -6p ये बचेंगे आपके -4p। 18 और 6 होते हैं 24, 24 में से 12 को घटाएंगे प्लस का 12, प्लस का 12 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी -12 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 को 4 से काटेंगे 3। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी अपने पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अपने पास ABC जो है एक ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल दे रखे हैं ABC, ये तीनों जो इसके इंटीरियर एंगल, आपको प्रूव करना है कि साइन B + C/2 बराबर होता है कोस A/2। तो आपको पता होगा जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल का जोड़ होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमें B + C को साथ रखना है तो B + C को एक साइड रख लेंगे, जो A इधर प्लस का आगे जाके माइनस का। हमें नीचे 2 चाहिए तो हम B + C और A 180 - A को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B + C / 2 इज इक्वल टू 180 - A/2। 180 को यहाँ पे देखिए थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 - A को 2 से डिवाइड करेंगे 2। अब हमें साथ में साइन चाहिए तो इन सब दोनों के साइड में है जो है साइन यूज़ कर लेंगे, इधर भी और आगे भी। जब साइन यूज़ करेंगे तो लेफ्ट वाला तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी, ये तो एज इट इज रहेगा। साइन B + C/2 इज इक्वल टू आगे आ जाएगा साइन 90 - A/2। अब एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस में थीटा, ये बराबर होता है कोस थीटा के। तो यहाँ पे थीटा की जगह है A/2, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा A/2। तो इसका मतलब जो है नीचे लेफ्ट साइड में जो है साइन B + C/2 बराबर हो जाएगा साइन 90 - A/2, यानी कि साइन 90 - A/2 का मतलब होता है कोस A/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड राइट की हो जाएगी बराबर। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक कोड है सर्कल के अंदर, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसकी एक कोड मान लिया हमने। सबटेंडेड राइट एंगल एक सेंटर के ऊपर राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आराम से बनाता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है। आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। अब सेक्टर होता क्या है कि रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, तो ये दोनों रेडियस हैं और ये जो है आर्क है, इसके बीच का पूरा एरिया निकालना है। तो फार्मूला होता है एरिया निकालने का सेक्टर का थीटा अपॉन में 360 × पाई r²।
तो थीटा है 90, 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r स्क्वायर 10/10 मल्टीप्लाई 10। जब सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक डाइस को उछाड़ा गया है, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर आने की और ओड नंबर आने की। तो जो डाइस होते हैं उसके ऊपर टोटल नंबर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसमें से अगर प्राइम नंबर की बात करें, इसका पहला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। देखिए उसमें टोटल प्राइम नंबर होते हैं 3, 2 3 और 5। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो 2 का 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं 1 और 3, 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं 1 और 5। तो इसमें टोटल प्राइम नंबर होते हैं 3, टोटल नंबर होते हैं आपके 6। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है जो नंबर होते हैं फेवरेबल केस ऊपर आएंगे, टोटल जो केस है वो नीचे आएंगे, 3/6 यानी कि 1/2। इसी प्रकार नेक्स्ट ओड नंबर निकालने में, ओड नंबर टोटल 3 होते हैं, 1 3 और 5। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ओड नंबर 3 है, टोटल नंबर 6 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 1/2। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका जो है लंबाई है उसकी हाइट है 7 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल, एक केबल टावर है, उसके साथ ये जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रही है, यानी कि ये जो टावर है ये यहाँ से लेकर ये टावर दे रखा है, ठीक है, इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसी जो टावर के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है। तो आपको हाइट बतानी है टावर की, टावर की पूरी हाइट क्या होगी। देखिए यहाँ पे 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें टोटल बतानी है अपने पास, अगर ये लेंथ हो रहा है तो टोटल जो अपनी हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे समझा देता हूँ। देखिए इसको, ये अपने पास टावर है, सॉरी बिल्डिंग है जो 7 मीटर की है। ये जो AEC है जो आपको दिख रही है पूरी लेंथ, ये वाली कंप्लीट ई से लेकर नीचे तक लास्ट तक, ये अपनी EC है जो जिसकी हमें हाइट निकालनी है। ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर, हमें ये हाइट निकालनी है। ये जो आपको दिख रही है ना ऊपर ये वाली, केवल इतनी हाइट निकालनी है हमें। ये तब आ सकता है जब अपने पास AD हो, AD तब निकलेगी जब अपने पास BC हो, क्योंकि BC और AD जो है बराबर हैं। BC के लिए हमें क्या कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा, ABC। हम जो ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे जिसमें अपने पास एक हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो यहाँ पे tan थीटा यूज़ कर लेंगे। tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास 7 है, बेस हमें निकालना है BC, थीटा अपने पास 45 है। तो यदि हम सोल्व करेंगे तो जो BC है ये 7 आ जाएगी, ये 7 आएगी तो ऊपर वाली भी 7, ये 7 आ गई तो हम इसको निकाल सकते हैं। नीचे मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। AB 7 मीटर है, जो हाइट है टावर की C वो बराबर होगी दोनों के ऐड के बराबर, DE प्लस में CD। मैं एक बार ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे DE प्लस में CD दोनों को ऐड करेंगे कंप्लीट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए CD और AB बराबर हैं 7 मीटर, BC और AD बराबर हैं। हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं ABC। इसमें tan 45 बराबर होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन में BC। AB 7 है, BC हमें निकालनी है और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो अपने पास जो BC है 7 मीटर आ गया, BC 7 है तो वो AD के बराबर है, तो ये भी 7 मीटर आ जाएगा। अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं ADE। ADE मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर वाला ये 7 मीटर है, सेम ये 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि DE अपॉन में AD। AD है 7। tan 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3, तो √3 बराबर है DE अपॉन में 7। तो जो DE की वैल्यू है 7√3 यानी कि 7√3। नीचे वाली ये 7 मीटर है, ऊपर वाली है 7√3 मीटर। हमें टोटल निकालने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 7√3 + 7, दोनों में 7 को मना रहा है तो अंदर बचेगा √3 प्लस में 1 मीटर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है प्रूव करें 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा 2 सेकेंड थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर है, सॉरी प्लस, बीच में प्लस है, प्लस cos थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा, ये बराबर होगा 2 सेकेंड थीटा की। हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos थीटा प्लस में 1 cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin स्क्वायर थीटा बनेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे a + b का स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों का ऐड करते हैं तो 2 आता है।
सॉरी 1 आता है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और ये अंदर बच गया 2 साइन थीटा। नीचे बचेगा यहाँ पे दोनों नीचे आएंगे, इसके दोनों नीचे आएंगे, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1 प्लस में साइन थीटा। नीचे आपका है कोस थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो ये बच गया 2 अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा को यदि हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2 इंटू सेकेंड थीटा, जो कि बराबर है अपना RHS, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमें एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर जो सेंटर से दूरी पे है। आपको इसके चारों तरफ एक टेंजेंट ड्रा करनी है, 2 टेंजेंट। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ा सर्कल लेना है। इस तरीके से आपको बड़ा सर्कल दिख रहा होगा। इसकी जो रेडियस है ये है आपकी 6 सेंटीमीटर। नीचे वाली अगर हम बात करें ये भी 6 सेंटीमीटर है, नीचे वाली बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बाहर एक पॉइंट है पी से जो है सेंटर तक की डिस्टेंस अपने पास है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया। हमने फिर क्या करेंगे, इस जो PO का मिड जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट लेने के बाद हमने क्या करना, प्रकार को हम के ऊपर रखना, O तक खोलना है और एक और सर्कल ड्रा करना है। इसका मतलब जो अपना PO है ये जो है डायमीटर है दूसरे सर्कल की, और जो MO और जो PM है ये अपनी रेडियस है दूसरे छोटे वाले सर्कल की। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो ये जो एंगल आएगा 90 डिग्री आएगा, और ये अगर 90 डिग्री है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का जो एंगल है वो कौन बनाता है, आपका टेंजेंट बनाती है। सेम नीचे की तरफ भी ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। ये 90 डिग्री का एंगल क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सर्कल है और इसमें जो PO है ये जो है डायमीटर है, तो जो सेमी सर्कल बच गया, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। चाहे इसमें कितने भी एंगल बनाओ, सेमी सर्कल में सभी 90 डिग्री के बनेंगे। अब हमें वैल्यू और निकालनी है कि PO की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता होगा ये जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, PO जो हाइपोटेन्यूज है अपना 10 सेंटीमीटर है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पर बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 100 माइनस 36, इसका स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट आएगा अपने पास 8। अपने पास जो PO होगी टेंजेंट होगी इसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझ सकते हैं। स्टेप 1, ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टेकन O एज सेंटर। O को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करें। दूसरा पॉइंट है P इज मार्क एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। P को जो है 10 सेंटीमीटर सेंटर से दूर मार्क करें। तीसरा स्टेप है कंपास के हेल्प से जो है जो अपना पास PO है उसका जो है मिड पॉइंट निकाल लिया हमने M उसका मिड पॉइंट है। फोर्थ स्टेप में जो है M को सेंटर मान के और MO के बराबर या फिर PM के बराबर जो है रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा कर देंगे, जो पहले वाले सर्कल को Q और R पे काटेगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट है स्टेप है PQ को PR से ज्वाइन कर देंगे, और ये PQ और जो PR है ये क्या है अपनी टेंजेंट है। नीचे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने जो है टेंजेंट की लेंथ निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 33, एक टॉय है, खिलौना है जो इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। एक नीचे हेमिस्फीयर दिया गया है, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा। एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक कोण जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके टॉय की जो खिलौने की हाइट है ये 15.5 सेंटीमीटर है, और जो कोण है अपने पास इसकी रेडियस है 3.5। रेडियस अगर 3.5 कोण की है तो वो हेमिस्फीयर की भी हो जाएगी 3.5। आप देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये अगर 3.5 है तो नीचे वाली ये भी 3.5 होगी। टोटल 15.5 है, तो जो ऊपर बच गई ये निकालने के लिए हमें 50.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो अपने पास ऊपर जो कोण है इसकी हाइट। इसकी हाइट अपने पास 12 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम सबसे पहले L निकालेंगे। L का मतलब होता है स्लेंट हाइट। अब मैं यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। रेडियस ऑफ कोण और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों बराबर होंगी। टोटल जो हाइट है ये 50.5 है, कोण की हाइट हो जाएगी 50.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट को हमने L मान लिया, तो स्लेंट हाइट हमें निकालनी है, तो R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर सोल्व करेंगे आएगा 156.25। 156.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो अब जो कोण है इसका सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल।
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, एल अपने पास 12.5 है, सोल्व करेंगे तो 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हेमिस्फीयर का। टोटल जो एरिया होता है स्फीयर का 4πr स्क्वायर होता है, लेकिन ये हेमिस्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा इसका आधा, 4 का आधा होता है 2πr स्क्वायर। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल एरिया निकालना है टोए का, तो हम क्या करेंगे, कोण का एरिया, सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का एरिया दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, और इसको रिकास्ट कर दिया, रिकास्ट का मतलब होता है दोबारा बनाना। दोबारा इसको सिलेंडर में बना दिया जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर बना है उसकी हाइट बतानी है आपको। अब आपको याद रखना क्या होता है कि अगर हेमिस्फीयर है, गोला है ये, अगर इसको पिघलाएंगे और सिलेंडर बनाएंगे तो जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो अपना स्फीयर है, जो गोला है, जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, कोई लोहे की बॉल है, उसको पिघलाने के बाद अगर कोई नई चीज़ बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो स्फीयर का वॉल्यूम और जो सिलेंडर का वॉल्यूम वो बराबर है। स्फीयर की रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया और जो सिलेंडर है इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया। हमें इसकी हाइट निकालनी है। जो स्फीयर का एरिया, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, मेल्ट करने का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3πr स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आर को बढ़ा लिया है, बराबर हो जाएगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 5r स्क्वायर है। दोनों क्या होंगे, बराबर। बस यही हमें दोनों को बराबर रखना है, रखने के बाद सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 4/3πr क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3πr क्यूब होता है, तो यहाँ पे 4/3πr क्यूब बराबर हो जाएगा πr स्क्वायर। h 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर है अपने पास 4.2 3 बार, आगे 22/7, आर है अपने पास 6 × 6h, काटेंगे यहाँ पे 22/7 से 22/7 आएगा। यहाँ पे जो है इधर बचेगा 4/3 मल्टीप्लाई में 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2 मल्टीप्लाई में 4.2। हमें h निकालना है तो 6 इधर जाके जो है दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा अपने पास 2.744 सेंटीमीटर। हमें 3 डिजिट में लिखने की जरूरत नहीं, हम 1 डिजिट में लिख सकते हैं इसको, 2.7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट दिया गया है, यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं 35 सिटीज़ का। आपको मीन निकालना है, मीन का मतलब होता है औसत एवरेज। तो यहाँ पे देखिए 45 से 55 तक 3 है, 55 से 65 तक 10 है, 65 से 75 जो परसेंटेज है ऐसे 11 शहर हैं, 75 से 85 जो शहर हैं ऐसे 8 हैं, और 85 से 95 तक जो शहर हैं ये अपने पास हैं 3। मीन निकालना, तो सबसे पहले हमें टेबल तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल है इसमें हमें लिखना है मार्क्स, या फिर आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। तो 45 से 55 तक 3 है, जिसको हम F1 बोलते हैं। हमें XI निकालना है, XI बोलते हैं इसको। FI नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिटीज़। बाई मिस्टेक यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रखा है, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ सिटीज़, ठीक है, सिटीज़। तो 45 से 55 तक 3 सिटी हैं, जिनका अगर हम मीन जो है मिड वैल्यू निकाल लें तो 45 और 55 की मिड वैल्यू होती है 50। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 55 से 65 तक है 10 सिटीज़ हैं, उनका मिड निकालेंगे 55 और 65 का 60। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 55 + 65 को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे आएंगे 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60। या फिर आप डायरेक्ट भी पता है आपको 65 और 75 के बीच में कौन आता है, 70 आता है। तो 70 वाले ऐसे हैं, 11 शहर हैं। लास्ट में हमें FI और XI की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले वाले से स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 और 5 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 150, 10 और 60 की करेंगे 600, 11 और 70 की करेंगे 770। थोड़ा आगे चल लेते हैं, थोड़ा और 75 से 85 8 शहर हैं, जिनकी जो अपना मिड वैल्यू आएगी 80, जिसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 640। 85 से 95 तक 3 शहर हैं, 90 उनका जो मिड वैल्यू है, ये आएंगे 270। हम क्या करेंगे, FI और XI सभी को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऊपर जो सभी नंबर दिए गए इनके जोड़ करेंगे, ये आएगा अपने पास 2430। और जो फ्रीक्वेंसी है इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना 35। तो अर्थमेटिक जो मीन निकालने का फार्मूला होता है,
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में एफ आई, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी जो इनकी प्रोडक्ट का जोड़ किया हमने उसको डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो 2430 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो इसका मीन आ जाएगा 69.43%। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ मुझे जो एक फार्मूला बताएं, आपको फार्मूला बताना है वॉल्यूम ऑफ कोण। जो कोण होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा हो, ध्यान से देखा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को लगभग आता होगा, तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उससे रिलेटेड भी आप ज़रूर कमेंट करें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, ये डायरेक्ट गूगल पे टाइप करेंगे तो वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।